अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अली यासिन एंड यू आर वाचिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम देखेंगे इसका एपिसोड नंबर 12 और हमारे टॉपिक का नाम है द गुरिड डिनेस्टी, जिसको गुर डिनेस्टी भी कहते हैं, गुरिड डिनेस्टी भी कहते हैं और उर्दू में इसको गौरी ख़ानदान या गौरी सल्तनत। और ये 1173 से लेके 1206 ईस्वी तक रही। ये तकरीबन 33 साल का अरसा बनता है और इस 33 साल के अरसे में तकरीबन 4 बादशाहों ने इस डिनेस्टी के ऊपर हुकूमत की। इन चारों में से जो सबसे फेमस थे उनका नाम था मोहम्मद गौरी और इनका पूरा नाम था मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से मशहूर थे और इन शॉर्ट इनको जस्ट मोहम्मद गौरी कहते हैं। क्लियर हो गया। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन और मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके अलावा मोहम्मद गौरी की कनकेस्ट्स देखेंगे, कौन सी उसने फतूहात की और इंडिया का कितना इलाका इसने फ़तह किया और कौन कौन सी जंगें लड़ी और सब कुछ देखेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। जस्ट 2 पेजेस हैं और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक ये वीडियो बनेगी। तो गाइज़, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप मुकम्मल अच्छे तरीके से सुनिएगा। और जो दोस्त इस मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। द रीजन ऑफ गुर इज़ लोकेटेड इन द हिल्स बिटवीन गजनी एंड हेरात। गजनी और हेरात अफ़गानिस्तान के 2 सिटीज़ हैं और इनके दरमियान तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला है और इन्हीं फासले में इसी जगह पे तकरीबन एक पहाड़ी रेंज आती है, पहाड़ी इलाका है, उसको घुर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि घुर एक ऐसा इलाका है जो गजनी और हेरात के दरमियान है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ड्यूरिंग द विगरस रूल ऑफ महमूद के जो महमूद गजनवी का दौर था, हमने एपिसोड 11 महमूद गजनवी ही के ऊपर ही बनाया है। कह रहे हैं कि जो महमूद गजनवी का ताकतवर दौर हुकूमत था, द गुर प्रोविंस सर्व्ड एज ए ट्राइब्यूटरी स्टेट एंड इट्स वैलियंट इनहेबिटेंट्स फॉट फेथफुली अंडर द विक्टोरियस बैनर ऑफ द गजनविड्स। ये कह रहे हैं कि महमूद गजनवी के ताकतवर दौर हुकूमत के दौरान जो घुर लोग थे और घुर प्रोविंस था, उन्होंने गजनवी सल्तनत के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी और बड़ी बहादुरी से जंगों में मुकाबला किया और सल्तनत को बढ़ाने के लिए इन घुर लोग जो थे इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था गजनवी हुकूमत के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये भी मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे। तो आखिर हुआ क्या कि जो गजनवी दौर था वो ख़त्म हुआ और गुर डिनेस्टी शुरू हो गई। देखते हैं आगे। द हिस्ट्री ऑफ गुर टुक अ प्लेजेंट टर्न आफ्टर 130 AD व्हेन द इनकम्पिटेंट सक्सेसर ऑफ महमूद फेल्ड टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन द वास्ट गजनवीड एम्पायर। कहते हैं जी 1030 ईस्वी के अंदर जो घुर डिनेस्टी है उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। कैसे चेंज आया? जब गजनवी सल्तनत के जो लास्ट रूलर था उसका नाम था बहराम। तो लास्ट रूलर बहराम वो एक वीक सक्सेसर था, उससे जो बहुत वास्ट जो गजनवी सल्तनत थी वो इससे संभाली नहीं जा रही थी। तो जब ये वाला सीन आया, ये वाला टाइम आया, तो ये घुर डिनेस्टी, घुर हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा टर्न आया। द मैटर बिकम यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, ऊपर कर दूँ थोड़ा सा। The matter became complicated when King Bahram, a descendant of Mahmud, killed Malik Qutbuddin Hassan, who was a prominent Gur chief. तो सबसे ज़्यादा मसला तब आया, मामला तब ख़राब हुए जब एक जो बहराम था, लास्ट रूलर था इनका गजनवियों का, उसने घुर डिनेस्टी का एक चीफ था, उसका नाम था मलिक कुतुबुद्दीन हसन। ये इनका घुर लोगों का चीफ था कुतुबुद्दीन हसन। इसका उसने बहराम ने कत्ल कर दिया। क्लियर है। तो उसके बाद मामला बड़े ख़राब हो गए। सैफुद्दीन सूरी, द ब्रदर ऑफ डिसीज्ड, टुक रिवेंज बाय डिफीटिंग एंड ड्राइविंग आउट द गजनवी। तो ये जो कुतुबुद्दीन था, इसका एक छोटा भाई था सैफुद्दीन, उसने क्या किया, बदला लिया बहराम से, बहराम को शिकस्त दी। लेकिन शिकस्त देने के बाद इसने ये गलती की कि ये जो गजनी का इलाका था ना वो छोड़ के आ गया, ये इसने मिस्टेक की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सैफुद्दीन का एक और छोटा भाई था
Then younger brother of Saifuddin retaliated by sacking the city of Ghazni and defeated the Ghaznavids. तो सैफुद्दीन का जो छोटा भाई था उसका नाम था अलाउद्दीन। उसका नाम अलाउद्दीन था, सैफुद्दीन के छोटे भाई का नाम। तो उसने बदला लिया और क्या किया, जो है गजनियों को शिकस्त दी और गजनी का जो इलाका है उसको फ़तह कर लिया। किसने जी? अलाउद्दीन ने सबसे पहले। और उसके बाद क्या हुआ, ही वाज सक्सेडेड बाय सैफुद्दीन एंड गयासुद्दीन इन क्विक सक्सेशन। द लेटर प्लेस्ड गजनी इन द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर मोहम्मद बिन साम। तो ये कह रहे हैं कि सैफुद्दीन के बाद गयासुद्दीन आया था, गयासुद्दीन के बाद अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन के बाद उनका जो भाई है मोहम्मद बिन साम। मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में बताया कि 4 जो थे इनके अंदर रूलर्स आए थे, एक सैफुद्दीन, दूसरा गयासुद्दीन और अलाउद्दीन, और फोर्थ जो था वो ख़ुद मोहम्मद बिन साम, जिसको मोहम्मद गौरी कहते हैं। तो वो आ गया, ठीक है, द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ तक इंट्रोडक्शन था। और लास्ट में ये है कि जो सैफुद्दीन था, सैफुद्दीन के भाई ने इसको गजनी इलाके को फ़तह किया, और फ़तह करने के बाद इसने जो फ़तहशुदा इलाका था वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी को जब ये इलाका मिला तो उसने आगे बहुत सारी फतूहात की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये द रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट। गजनवी में महमूद गजनवी जो था उसने भी बहुत सारी फतूहात की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उससे भी ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो मोहम्मद गौरी को जाता है। आगे देखते हैं जी मोहम्मद गौरी ने क्या किया। मोहम्मद गौरी 1149 82 1206 तक इसने हुकूमत की। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसका पूरा नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम था और इस नाम से मशहूर था कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से ये मशहूर था। इज़ रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडो पाकिस्तान। तो इसको इंडिया एंड पाकिस्तान का परमानेंट जो है वो एम्पायर माना जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर गयासुद्दीन इन 1203 AD ही बिकेम द ओवरलॉर्ड ऑफ द गौरी किंगडम। 1203 तक इसके साथ इसका भाई गयासुद्दीन भी हुकूमत चलाता था, मींस के वो एम्पायर था और ये नीचे एज ए जनरल काम करता था मोहम्मद गौरी। लेकिन 1203 के बाद पूरी सल्तनत का ये जो बादशाह बन गया था मोहम्मद गौरी। He became overlord of Ghauri kingdom. He reigned over a territory spanning over parts of modern day Afghanistan, Bangladesh, Iran, Northern India, Pakistan, Tajikistan and Turkmenistan। ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर ये इसने गवर्नमेंट की है। क्लियर है? ये तकरीबन 7 कंट्रीज़ बनते हैं, तो आप हिसाब लगा लें 7 मुल्कों के ऊपर मोहम्मद गौरी ने कब्ज़ा किया और पूरी सल्तनत के ऊपर हुकूमत की इसने। तो ये मोहम्मद गौरी का इंट्रोडक्शन था। पहले हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद मोहम्मद गौरी का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने कौन कौन सी कॉन्क्वेस्ट्स की, कौन कौन सी फतूहात हासिल की। गाइज़ ये जो नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने ख़ुद कंपोज़ किए हैं एक बुक से और कुछ वेबसाइट से। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, जस्ट सिंगल क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो 2 पेजेस पे होंगे, कुछ 1 पेजेस पे होंगे। तो आपके लिए बनाए हैं और आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको हिस्ट्री क्लियर हो सके। Muhammad Ghauri was an ambitious ruler immediately after becoming king in 1173 AD. He launched into Indian campaign in order to extend his empire further eastward. तो 1173 AD के अंदर जब इसको मोहम्मद गौरी को बादशाह बनाया गया और ही लॉन्च्ड इनटू इंडियन कैंपेन्स इन ऑर्डर टू एक्सटेंड हिज एम्पायर फर्दर ईस्टवर्ड्स। तो इसने इरादा किया कि मैं इंडिया के अंदर कैंपेन करूंगा और इंडिया का जो इलाका है वो फतह करूंगा। द मेन रीज़न ऑफ हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया वाज द स्ट्रॉन्ग शाह ऑफ ख्वारिज़्म हु हैड डिफीटेड हिम टाइम एंड अगेन। तो इसने सेंट्रल एशिया का जो इलाका था, पंजाब का इलाका था, इसने उस तरफ रुख ना किया। वो रीज़न ये थी कि वो समझता था कि जो शाह ख्वारिज़्म है वो एक स्ट्रॉन्ग सल्तनत और स्ट्रॉन्ग आर्मी का बादशाह है, तो इसके साथ मुकाबला अभी जो है वो सूटेबल नहीं है। Secondly, the presence of Khusro Malik as the ruler of Punjab was a matter of anxiety and concern for him because he was a descendant of Ghazni dynasty। कह रहे हैं कि जो खुसरो मलिक था, पंजाब का रूलर था, वो इसके लिए बड़ा परेशानी का बायस था, क्योंकि ये इसके
जो एक फैमिली एनिमी था, ये महमूद गजनवी के जो सल्तनत था उसका डिसेंडेंट था खुसरो मलिक। तो इसने सब जो है ना इसकी प्रायोरिटी थी कि मैं पंजाब की तरफ जाऊं, ना कि सेंट्रल एशिया की तरफ। तो सेंट्रल एशिया में तो आपको पता ही है ना कि ये जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वो सेंट्रल एशिया में आते हैं, और जो ईस्ट एशिया है उसमें हमारे पंजाब, इंडिया वगैरह आता है, क्लियर है। तो इसीलिए इसने ज़्यादा जो है पंजाब और इंडिया के ऊपर फोकस किया। सबसे पहले इसने मुल्तान और सिंध को फ़तह किया, वो देखते हैं कैसे। मोहम्मद गौरी लेड हिज फर्स्ट इन्वेजन अगेंस्ट मुल्तान इन 1175 AD। ही डिडंट फील्ड एनी डिफ़िकल्टी इन रिड्यूसिंग मुल्तान के अंदर इसने 1175 ईस्वी में हमला किया, और इसको ज़रा मुश्किल पेश नहीं आई क्योंकि ये इसके पास जो मिलिट्री स्किल्स थी और टैक्टिक्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, और लेकिन मुखालिफ पार्टी की जो आर्मी वो इतनी कम्पिटेंट नहीं थी, इसीलिए इसको ज़्यादा देर नहीं लगी मुल्तान को फ़तह करने में। फ्राम मुल्तान ही एडवांस फॉरवर्ड टू अपर सिंध एंड कैप्चर्ड ऊच ईजीली। ऊच जो है वो सिंध का इलाका है, तो मुल्तान के बाद इसने सिंध को भी ईजीली जो है वो इस पे कंट्रोल कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट है अनिल वरा। ये एक हिंदी का वर्ड है अनिल वरा, 1178 AD। ये इंडिया का जो गुजरात है उसको कहते हैं अनिल वरा, तो ये आप याद रखिएगा। इंडिया का जो गुजरात है, पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का। मोहम्मद गौरी स्टॉर्म्ड अनिल वरा द कैपिटल भीमदेव द विगेला रूलर ऑफ गुजरात। तो वही ना, ये गुजरात आ गया फिर से। तो गुजरात का जो रूलर था उसका नाम भीमदेव था। तो भीमदेव के ऊपर जब मोहम्मद गौरी ने हमला किया तो क्या हुआ देखते हैं। भीमदेव फॉर्ट ब्रेवली हैड डिफीटेड द इन्वेडर्स। भीमदेव ने बड़ा सख्ती से मुकाबला किया मुसलमानों के साथ और बड़ा अच्छा लड़ा, लेकिन मोहम्मद गौरी रिट्रीटेड आफ्टर सफरिंग हैवी लॉस। मोहम्मद गौरी को वहाँ यहाँ बहुत नुकसान हुआ और इसको वापस जाना पड़ा, रिट्रीट करना पड़ा यहाँ से। नेक्स्ट है जी पंजाब। पंजाब को कैसे फ़तह किया जी मोहम्मद गौरी ने, वो देखते हैं। डिफीट एट अनिल वरा कन्विंस्ड मोहम्मद गौरी दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू कनकर इंडिया थ्रू सिंध एंड मुल्तान। तो जब गुजरात में मोहम्मद गौरी को शिकस्त हुई ना, तो इसको लगा कि जो है ना इंडिया के अंदर सिंध और मुल्तान के ज़रिए नहीं घुसा जाना, क्योंकि सिंध और मुल्तान को अगर क्रॉस करें तो फिर इंडिया का गुजरात आ जाता है। तो ज़ाहिर बात है गुजरात से इसने शिकस्त खाई, तो यहाँ से इसने रिट्रीट किया, वापस किया, और फिर इसने पंजाब पर सोचा कि पंजाब पर हमला किया जाए। दस ही डिसाइडेड टू अनेक्स पंजाब इन 1179। 1179 के अंदर जो है इसने फ़ैसला किया कि पंजाब को अपने साथ मुंसलिक किया जाए। ही इन्वेडेड पंजाब एंड कनकर्ड पेशावर एंड सियालकोट फोर्ट्स। वो पंजाब में घुसा और सबसे पहले जो है पेशावर और सियालकोट के जो बड़े बड़े किले थे उसको फ़तह किया मोहम्मद गौरी ने। फिर क्या हुआ, आफ्टर एंटरिंग द पंजाब देन 1191 AD 1191 ईस्वी में ही एडवांस विद लार्ज आर्मी एंड बिसीज द सिटी ऑफ लाहौर। तो एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ ये लाहौर तक पहुंच गया मोहम्मद गौरी। ये देखें कहाँ से निकला, अफ़गानिस्तान के वो पहाड़ियों वाले इलाके से, घुर के इलाके से, और कहाँ लाहौर तक पहुंच गया। अपनी टैक्टिक्स, अपने पैशन, अपनी जो है मिलिट्री स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये लाहौर शहर तक पहुंच गया। द रूलर ऑफ पंजाब खुसरो मलिक डिडंट ऑफर हिम एनी फाइट। उस टाइम जो लाहौर का हाकिम था, बादशाह था, उसका नाम था खुसरो मलिक। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई फाइट नहीं की। शायद वो जो है अशाश ज़िंदगी गुजार के वो सारा कुछ भूले हुए थे कि शायद ही हम पे कोई हमला करे, तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया। मोहम्मद गौरी कैप्चर्ड खुसरो मलिक एंड सेंट हिम टू गजनी। खुसरो मलिक को पकड़ा और उसको अपने जो है कैपिटल दारुल खिलाफा उधर गजनी भेज दिया। नेक्स्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ टैरन 1191 AD। जो बैटल ऑफ टैरन है ये हिस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इवन के CSS के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, और आम जो हम जॉब के लिए पेपर्स देते हैं उसके अंदर भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि फ़र्स्ट बैटल ऑफ टैरन किसके ख़िलाफ़ हुई, मतलब किन दो ग्रुपों के दरमियान हुई और कब हुई। ये सारे क्वेश्चन इस किस्म के आते हैं, तो इसीलिए ये आप गौर से देखिएगा। आफ्टर अनेक्सिंग पंजाब मोहम्मद गौरी डिसाइडेड टू एडवांस फर्दर ईस्टवर्ड टू द किंगडम ऑफ अजमेर एंड दिल्ली विच वाज रूल्ड बाय पृथ्वीराज द चौहान राजपूत रूलर।
तो पंजाब को फ़तह करने के बाद इसका जो है कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो गया मोहम्मद गौरी का। तो इसने फ़ैसला किया कि अब जो है इंडिया के अंदर स्टेप इन करने का टाइम आ चुका है। तो इसने सबसे पहले जो है अजमेर और दिल्ली की जो किंगडम्स थी उसको टारगेट किया, जिसके ऊपर उस टाइम पृथ्वीराज चौहान का कंट्रोल था। पृथ्वीराज एक बहुत बड़ा जो है राजपूत रूलर था और राजपूतों का एक जो है डिनेस्टी का ये बादशाह था। तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। तो इसके ख़िलाफ़ जो है मोहम्मद गौरी की सबसे पहली बैटल थी। द सक्सेस ऑफ गौरी किंग अलार्म द नेबरिंग राजपूत स्टेट्स। जो कंटिन्यूसली जो मोहम्मद गौरी कामयाबियाँ समेट रहा था, उससे डरते हुए राजपूतों ने क्या किया, एक अलाइंस बना लिया। कॉन्सिक्वेंटली दीज स्टेट्स फॉर्म्ड एन अलाइंस एंड कलेक्टेड अ ह्यूज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाख कैवलरी एंड 33,000 एलिफेंट्स। तो तमाम जो नेबरिंग राजपूतों की स्टेट्स थी, इनके दरमियान जो है वो बड़ा जो है वो प्यार था और एक दूसरे के मुश्किल टाइम बड़ा सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। तो जितनी भी नेबरिंग स्टेट्स थी राजपूतों की, उन सारों ने एक अलाइंस बनाया और इन सारों ने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया। तो ये 3 लाख घुड़सवार बने थे और 3,000 जो हैं हाथी बने थे। तो इन्होंने मोहम्मद गौरी के ख़िलाफ़ लड़ने का फ़ैसला कर लिया। मोहम्मद गौरी टू एडवांस्ड एट द हेड ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो मोहम्मद गौरी ने भी अपनी जो है आर्मी को इकट्ठा किया। इन 1191 AD द 2 हॉस्टाइल आर्मीज मयर्ड देयर स्वॉर्ड इन द फील्ड ऑफ टैरन नियर थानेसर। इंडिया के अंदर एक इलाका है थानेसर, और थानेसर में आगे एक टैरन का इलाका है। टैरन कहते हैं उर्दू में तारोवी जगह है, तो उसको तारोवी को ही टैरन कहते हैं। तो आप भी इसको टैरन ही पढ़िएगा। तो टैरन के इलाके पे दोनों जो हैं वो आर्मी गठजोड़ हुई। तो आमना सामना हुआ और जंग शुरू हुई। तो क्या हुआ, द डिटर्मिन राजपूत सोल्जर्स फॉर्ड गैलेंटली एंड डिफीट द मुस्लिम्स। चूँकि इनके आपस में इखलाक पड़ा था, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे राजपूत, सारे सल्तनत सारे स्टेट्स इकट्ठी हो गई, तो मिल के इन्होंने मोहम्मद गौरी को शिकस्त दे दी। मोहम्मद गौरी वाज वाउंडेड एंड टेकन ऑफ द फील्ड बाय अ खिलजी सोल्जर। मोहम्मद गौरी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हो गया था, और अगर एक खिलजी फ़ौजी जो है इसको बाहर ना लेके जाता तो शायद इसका कत्ल हो जाता। तो ये बचते बचाते जो है वो गजनी तक पहुँच गया। ये थी फर्स्ट बैटल ऑफ टैरन। दोबारा आपको मुख्तसर सा बता दूं कि ये राजपूतों के दरमियान हुई थी, और इस राजपूतों की तरफ से पृथ्वीराज चौहान था और दूसरी साइड पे गुर लोग थे, घोड़ी डिनेस्टी थी। मोहम्मद गौरी इसको लीड कर रहा था। और इसके बाद जो है सेकंड बैटल ऑफ टैरन 2 हुई हैं। बैटल ऑफ टैरन 2 ये दूसरी पहली 1191 में हुई थी, दूसरी 1192 पूरे 1 साल बाद। आफ्टर हिज डिफीट मोहम्मद गौरी रीच्ड गजनी एंड वो टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज डिस्ग्रेस। तो 1 साल बाद जब मोहम्मद गौरी ने दोबारा से तहैया किया कि अपनी बेइज्जती का जो है वो बदला लिया जाए, तो इसने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और दोबारा फिर से जंग करने के लिए तैयार हो गया। A year later in 1192 AD he set out from Ghazni at the head of a large army comprising 1,20,000 cavalry. On the other hand, Prithviraj too collected a vast army consisting of 5 lakh horses and 3,000 elephants. तो एक साइड से मोहम्मद गौरी ने अपनी आर्मी को स्टेबलाइज़ किया, इकट्ठा किया। तो इसने तकरीबन 1,20,000 इसके पास घुड़सवार थे, और इसके अगेंस्ट जो राजपूतों की आर्मी थी उसके अंदर 5 लाख घुड़सवार थे। देखेंगे मोहम्मद गौरी की जो आर्मी थी वो 4 गुना थोड़ी थी राजपूतों से। तो दूसरी साइड पे क्या हुआ, ऑल द राजपूत रूलर एक्सेप्ट जय चांद ऑफ कनौज ज्वाइंड हिम। जितनी भी राजपूतों की स्टेट्स थी, इनमें से एक कनौज की स्टेट थी, वो उसने अलाइंस नहीं किया था, बाकी सारों ने अलाइंस कर लिया था एक आपस में, और अपनी आर्मी को इकट्ठा किया, तभी जाके वो 5 लाख घुड़सवार बने थे। लाइक द ईयर बिफोर द टैरन वाज वंस अगेन सेलेक्टेड एज अ बैटल ग्राउंड वेयर हिंदू एंड मुस्लिम आर्मीज वर गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडो पाकिस्तान। अगेन दोबारा सेकेंड बैटल ऑफ टैरन में इन्होंने दोबारा वही थानेसर का मुकाम जो था टैरन का, वहीं इन्होंने अपनी जो है हिस्ट्री बनाने के लिए जंग का जो है प्लेस वही रखी।
फिर से ड्यूरिंग दी बैटल मोहम्मद गौरी एम्प्लॉयड अ न्यू मिलिट्री ट्रिक्स। इस जंग के अंदर मोहम्मद गौरी ने एक नई टैक्टिक अपनाई। ही डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इंगेज द हिंदू आर्मी 1 by 1। तो इसके अंदर ना मोहम्मद गौरी ने एक बड़ी ही डिफरेंट टैक्टिक आजमाई। इसने अपनी, क्योंकि ये 4 गुना थोड़ी थी आर्मी इसकी राजपूतों से, इसने अपनी आर्मी के 4 हिस्से किए और हर हिस्सा तकरीबन 30,000 फ़ौजियों का था। तो इसने क्या किया, पहले जब जंग शुरू हुई ना तो राजपूतों ने एकदम से 5 लाख जो है अपनी आर्मी को छोड़ दिया। इसने सिर्फ 30,000 बंदों को छोड़ा। तो 30,000 लोगों ने सही मुकाबला किया, कुछ मर गए, कुछ ज़ख्मी हो गए। जब देखा कि 30,000 बंदे ख़त्म हो गए, इसने 30,000 का दस्ता फिर भेज दिया। तो वो फिर से एक ताज़ा दम दस्ता था और उनके अंदर वो गुस्सा भी ज़्यादा हो गया था। तो वो दोबारा फिर से एक बड़े जवान हौसले के साथ राजपूतों के साथ फिर लड़े। अब क्या हुआ कि राजपूत थोड़ा थक गए थे और इसने मोहम्मद गौरी ने फिर क्या किया, 30,000 का दस्ता फिर फ्रेश जो है इसके पास भेजा। तो जैसे ही तीसरा जो दस्ता गया तो वो बिल्कुल ही थक चुके थे और जब लास्ट दस्ता फ़ौजियों का इसने भेजा मोहम्मद गौरी ने चौथा, तो फिर तो जो है वो राजपूतों के वैसे ही हौसले ख़त्म हो गए और वो बैटल ऑफ फील्ड से भागना शुरू हो गए। देखते हैं आगे, लास्ट लाइन है, द राजपूत कुडंट स्टैंड अप द डेडली स्लॉट ऑफ मुस्लिम कैवलरी। तो मुसलमानों की जो स्पीड जो वो कत्लो गारत कर रहे थे इनका, हिंदुओं का, राजपूतों का, तो वो इसको देख ना सके, उसके सामने खड़े ना हो सके। एंड वर डिफीटेड, और इन्होंने शिकस्त खाई। राजपूत लाइक गोविंद राय एंड खानदे राय वर किल्ड। 2 राजपूत के जो बादशाह थे वो मार दिए गए और पृथ्वीराज ने भी अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये पकड़ा गया और पृथ्वीराज को वहाँ कत्ल कर दिया गया। तो ये देखें, ये मोहम्मद गौरी के लिए एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी थी, एक फ़तह थी, और जिसमें इसने क्या किया कि राजपूतों की सारी स्टेट्स जो हैं वो इसके कंट्रोल में आ गई थी और यहाँ डिसाइड हो गया था कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो हुकूमत होगी वो यहाँ मुसलमानों की होगी। क्लियर हो गया। फर्स्ट बैटल ऑफ टैरन और सेकंड बैटल ऑफ टैरन। फर्स्ट बैटल ऑफ टैरन में मोहम्मद गौरी को शिकस्त हुई, सेकंड बैटल ऑफ टैरन में मोहम्मद गौरी को फ़तह नसीब हुई। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि इससे जो है घुर डिनेस्टी के अंदर कौन कौन सी और कनकेस्ट्स हुई। एक है कनकेस्ट ऑफ मेरठ, दिल्ली एंड कनौज। ये पढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी वेंट बैक टू गजनी लीविंग द वर्क ऑफ फर्दर कनकेस्ट इन द हैंड्स ऑफ लेफ्टिनेंट कुतुबुद्दीन ऐबक होम ही ट्रस्टेड वेरी मच। तो सेकंड बैटल ऑफ टैरन में ना इसको जैसे ही फ़तह हुई तो ये बड़ा खुश था, बड़ा रिलैक्स था। तो इसने क्या कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ दारुल खिलाफा, और अपने एक डिप्टी, एक था क्या लेफ्टिनेंट जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपने नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जनरल था जी, मोहम्मद गौरी का आर्मी का कमांडर था। इसके हवाले पूरी आर्मी को किया, ख़ुद वापस किया चला और कहा कि जो बाकी तो 3 हैं ना, मेरठ, दिल्ली और कनौज, ये तुमने फ़तह करना है। ऐबक वाज अ ग्रेट जनरल हु हिमसेल्फ अनेक्ट द मेरठ एंड दिल्ली इन 1194 AD। तो 1194 के अंदर जो है इसने ऐबक ने मेरठ और दिल्ली के ऊपर हुकूमत की, हमला किया और फ़तह हासिल की। ही मेड दिल्ली एज अ कैपिटल बिकॉज इट वाज क्लोज टू द न्यूली अकायर्ड स्टेट्स। तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक अलहदा से अपनी ही स्टेट बना ली उसके अंदर, दिल्ली के अंदर, क्योंकि जितना भी वो आसपास का इलाका था वो एक न्यूली स्नैच्ड था, न्यूली कैप्चर्ड था, तो उन पे हुकूमत करना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए इसने अपना दारुल खिलाफा दिल्ली के अंदर ही ले आया। नाउ द किंगडम ऑफ कनौज फॉर्म्ड अ मेजर हर्डल इन द वे ऑफ फर्दर मुस्लिम अचीवमेंट। अब वही कनौज जो है ये भी एक बहुत बड़ी रियासत है, बहुत बड़ी स्टेट है इंडिया के अंदर। एक सबसे बड़ी ये इनके सामने हर्डल आई कि इसको फ़तह करेंगे तो ये आगे इंडियन सी तक पहुंच सकेंगे। एज द large Kannauj kingdom was ruled by Jai Chand who betrayed the Prithviraj in the second battle of Taran। हाँ जी, जो सेकंड बैटल ऑफ टैरन थी उसके अंदर जो जय चांद ने राजपूतों को का साथ नहीं दिया था, तो उसी के ख़िलाफ़ अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जंग करने जा रहा था। ऐबक एंड मोहम्मद गौरी फॉट टुगेदर अगेंस्ट जय चांद एट चांदवर।
तो ये एक बहुत बड़ी रियासत थी, इसीलिए मोहम्मद गौरी को भी इस जंग के अंदर आना पड़ा वापस। तो इन्होंने एक ज़बरदस्त मुकाबला किया। जय चांद गॉड डिफीट, जय चांद को शिकस्त हुई इसमें। द फॉल ऑफ जय चांद वर मेड मोहम्मद द मास्टर ऑफ पॉलिटिकल एज वेल एज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान, कनौज एंड बनारस। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी कनौज, और इसका रूलर भी जो है बड़ा ब्रेव था। इसको शिकस्त देने के बाद तो इसको मोहम्मद गौरी को ये टाइटल दे दिया गया कि ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो है परमानेंट एम्पायर है। जो मोहम्मद महमूद गजनवी था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, फतुहात तो उसने भी हासिल की थी, लेकिन वो क्या करता था, इंडिया के अंदर आता था, वो जो भी पैसा जेवरात चांदी जितनी भी उसे मिलती थी वो लेके वापस अपना दारुल खिलाफा में पहुंच जाता था। लेकिन ये महमूद गौरी, इसको ये अलहदा बात है कि शिकस्त भी हासिल हुई, लेकिन इसने क्या किया, एक परमानेंट डिनेस्टी बनाई, परमानेंट एम्पायर बनाई इंडिया के अंदर, और प्रॉपर दारुल खिलाफा भी बनाया दिल्ली को। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने एक दो और छोटी छोटी रियासतें जो हैं वो अपने नाम की। ग्वालियर है, अनिल वरा है एंड कलिंजर है। मोहम्मद गौरी's डिप्टी कुतुबुद्दीन ऐबक कंटिन्यूड वर्क फॉर conquering the other important states of northern India. Gwalior was captured in 1196। तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो 1196 के अंदर वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फ़तह की। और अनिल वरा में क्या हुआ, गुजरात में was occupied 2 years later in 1198। 2 साल बाद जो है वो गुजरात के अंदर गुजरात को इन्होंने फ़तह किया। In 1202 AD, Qutbuddin Aibak directed his attack against Kalinjar, which was a stronghold of Parmardi Deva, Chandela king of Bandalkhand. The Chandelas fought valiantly but were forced to submission। तो सबसे पहले इसने ग्वालियर, उसके बाद अनिल वरा और उसके बाद कलिंजर, तीनों स्टेट्स को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इजीली अपनी जो है सल्तनत के साथ मुंसलिक कर लिया, एनेक्स्ड कर लिया। नेक्स्ट है कनकेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल। द प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड बंगाल वर एनेक्स्ड बाय अ कमांडर ऑफ ऐबक नेम्ड इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इन 1197 AD एंड 1205 AD रिस्पेक्टिवली। तो पहले जो था ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का जनरल था, और आगे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कमांडर था उसका नाम था इख्तियारुद्दीन। अब इख्तियारुद्दीन ने जो बिहार और बंगाल को 1197 और 1205 ईस्वी में फ़तह किया। बिहार और बंगाल को जो है ऐबक के कमांडर ने फ़तह किया 1197 और 1205 में। तो दोस्तों ये थी तारीख़ घोड़ी डिनेस्टी की, घुर लोगों की। और जो डिनेस्टी होती है वो एम्पायर भी कहलाती है, सल्तनत भी कहलाती है। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा समझ लगी होगी। तो दोस्तों आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।